नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का गुजरात की बात में, जहां हम बात करते हैं गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई की, जहां एटीएस ने राजकोट से अलकायदा के 3 संदिग्धों को दबोचा है। गुजरात की बात में फिर हम बात करेंगे शक्ति सिंह गोहिल के साथ नहीं दिख रहे गुजरात कांग्रेस के कई नेता। गुटबाजी के साथ पार्टी कैसे जीत पाएगी 2024 में बीजेपी से बाजी। उसके बाद बात करेंगे अहमदाबाद की सिंधु भवन रोड पर स्टंटबाजी के वायरल वीडियो केस के नए मोड़ की। साथ ही बात करेंगे कैसे मोदी सरनेम मानहानि केस में पुण्यश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा अहंकार में है राहुल गांधी। बताएंगे पूरी बात आपको विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठनों के कई मॉडल का भांडाफोड़ करने के बाद अब अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को दबोचा है। एटीएस ने कई हफ्ते से सर्विलेंस के बाद राजकोट से 3 युवकों को पकड़ा है। एटीएस के अनुसार ये तीनों अलकायदा से जुड़े हुए हैं। आइए बताते हैं आपको पूरी बात। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजकोट से आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को दबोचा है। एटीएस को इनके पास से अलकायदा के पर्चे और दूसरी सामग्री भी मिली है। गुजरात एटीएस ने जिन 3 संदिग्धों को दबोचा है उनके नाम अमन, अब्दुल, शुकुर और सैफ नवाज है। एटीएस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। एटीएस के अनुसार ये तीनों काफी समय से अलकायदा के संपर्क में थे। ये रेडिकलाइज होकर पूरी तरह से कट्टरपंथी बन चुके हैं। एटीएस के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये पिछले 6 महीने से राजकोट के सोनी बाजार में काम कर रहे थे। एटीएस को इनके पास एक पिस्तौल और 10 कारतूस मिले हैं। गुजरात एटीएस ने इससे पहले भी पोरबंदर से अफगानिस्तान भाग रहे 4 संदिग्धों को दबोचा था। इसके बाद एटीएस ने कई और संदिग्धों की धरपकड़ की थी। बाद में यह पूरा मामला एनआईए को जांच के लिए सौंप दिया गया था। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पकड़े गए संदिग्धों ने भारत पर हमले को लेकर शपथ भी ली थी। अब एटीएस ने राजकोट से इस 3 नए संदिग्धों को अरेस्ट किया है। एटीएस की यह बड़ी कार्रवाई पीएम मोदी के राजकोट दौरे के बाद हुई थी। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते ही राजकोट का दौरा किया था। एटीएस के अधिकारियों ने इनके पास काफी चीजें बरामद की थी। अधिकारियों का कहना है सर्विलांस में मिले इनपुट पर इन्हें पकड़ा गया। आगे की जांच में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। गुजरात में एटीएस की कमान आईपीएस दीपक भंद्रन संभाल रहे हैं। गुजरात में एटीएस की पिछली 3 महीने में यह 5वीं बड़ी कार्रवाई है। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को कमान सौंपी थी। तब उम्मीद की गई थी कि राज्य में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो सकती है। बीजेपी से लड़ने की तैयारी रही। कांग्रेस में नेता अभी भी एकता चलो के मूड में नहीं दिख रहे। आइए बताते हैं आपको पूरी बात विस्तार से। कांग्रेस पार्टी 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए INDIA को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक चर्चा में रहने वाले गुजरात में कांग्रेस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऊहापोह के बाद शक्ति सिंह गोहिल को प्रदेश की कमान सौंपी थी। तब ये माना गया था कि जनमानस में अच्छी छवि रखने वाले शक्ति सिंह गोहिल के नेतृत्व में पार्टी एकजुट हो जाएगी। शक्ति सिंह की कमान संभालने के बाद भी पार्टी में गुटबाजी साफ दिख रही थी। शक्ति सिंह गोहिल संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो साधना कर रहे हैं उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग दिख नहीं रहा है। पार्टी के गुजरात में विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने लोकल बॉडी में 27% आरक्षण लागू करने के मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रदेश प्रमुख की मौजूदगी नहीं दिखी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि गुजरात में सब कुछ गंवा चुकी कांग्रेस अब होश में आएगी। गुजरात से कांग्रेस का कोई नेता लोकसभा का सदस्य नहीं है। 2017 में सीटें बढ़ी थी तो उसके चलते शक्ति सिंह गोहिल, अमी याज्ञनिक और नारायण राठवा राज्यसभा में है। 2026 में पार्टी का गुजरात से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शून्य हो जाएगा। अमित चावड़ा को भरत सिंह सोलंकी का करीबी माना जाता है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के जन्मदिन कार्यक्रम में गोहिल पहुंचे जरूर थे, लेकिन सोलंकी का अभी तक गोहिल को समर्थन नहीं मिल पाया है। ऐसे में गुजरात में शक्ति साधना में जुटे गोहिल को कामयाबी कैसे मिलेगी?
कुछ ऐसा ही हाल विधायक दल के नेता अमित चावड़ा के जनमंच कार्यक्रम का हो गया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधायक दल के नेता अमित चावड़ा जनमंच कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े थे। शुरुआत में यह कार्यक्रम चर्चा में रहा, लेकिन अब इस कार्यक्रम की स्थिति यह है, इस कार्यक्रम की सोशल मीडिया अपडेट को खुद कांग्रेस के नेता की साझा नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी की तमाम दिग्गज नेता निष्क्रिय है। गुजरात कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम को भी ट्वीट और रिट्वीट करने में अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे में पार्टी 2024 में बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगी, उसका जवाब किसी नेता के पास नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने सिंधु भवन रोड पर स्टंटबाजी के आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने पर अहमदाबाद पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों को अवमानना की नोटिस दी है। कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पुलिस ने स्टंटबाजी के एक वायरल वीडियो पर कार्रवाई की थी। शहर की सिंधु भवन रोड पर पिछले दिनों स्टंटबाजी करने वाले कुछ युवक पर अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उठक बैठक लगवाई थी और एक बोर्ड लेकर फोटो खिंचवाई थी कि गाड़ी मेरे बाप की है, सड़क नहीं। अहमदाबाद पुलिस की सार्वजनिक कार्रवाई का यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पुलिस द्वारा सार्वजनिक तौर पर कथित रूप से दुर्व्यवहार और परेड करवाने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने पुलिस को अवमानना की नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी जोन 7 में 4 पुलिस कर्मियों से अवमानना की नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। कुछ इस तरह से था पूरा मामला। बीती 5 जुलाई को अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी जोन 7 के दस्ते में पुलिस कर्मियों ने 24 साल के जुनैद मिर्जा को हाथ में दख्ती लेकर सिंधु भवन रोड पर घुमाया था। इस पर लिखा हुआ था, गाड़ी मेरे बाप की है, सड़क नहीं। मिर्जा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि डीसीपी भागीरथ सिंह जाडेजा, सरखेज पुलिस निरीक्षण विजय चावड़ा, पीएसआई डीपी सोलंकी, सैटेलाइट पीएसआई दिनेश सिंह राठौड़ और कांस्टेबल इरफान शेख ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करके सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया है। मिर्जा अब चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके वकील सिद्धार्थ खेसकानी ने कहा, एक खंडपीठ ने डीसीपी को छोड़कर मिर्जा के आवेदन में नामित पुलिस कर्मियों से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। 2021 का था एक वीडियो। पुलिस ने मिर्जा की एसबीआर में परेड कराई थी, जहां वह और उसके दोस्त कथित तौर पर कार स्टंट में शामिल थे, जिसका एक वीडियो फरवरी में वायरल हुआ था। मिर्जा ने कहा कि पुलिस ने 2021 में शूट किए गए एक वीडियो के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जब मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था तो मिर्जा गवाह थे, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर उसे इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने बंदूक लाइसेंस के लिए डीसीपी कार्यालय को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने से इनकार कर दिया था। इस तथ्य के बावजूद कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मिर्जा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसा दिया गया। पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर नई सुनवाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। आइए बताते हैं आपको पूरी बात विस्तार से। मोदी सरनेम मानहानि केस में मुख्य शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की अपील खारिज करने की मांग की है। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें मोदी ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रवैया काफी अहंकारपूर्ण है। कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वे सावरकर थोड़ी ना है जो माफी मांगे। मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को आधार बनाकर कोर्ट से मांग की है कि दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी उनके रवैया अहंकार से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को इस अहम मामले की सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी सूरत के सीजेएम कोर्ट द्वारा इस मामले में दी गई 2 साल की सजा पर रोक चाहते हैं। अगर 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और शीर्ष अदालत रोक नहीं लगाती है तो राहुल गांधी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सेंसस और फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद से वह संसद के सदस्य भी नहीं रहे। इसके बाद राहुल गांधी को बतौर सांसद मिला घर भी खाली करना पड़ा था। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है। उनका व्यवहार अहंकार पूर्ण है। बिना वजह एक वर्ग का अपमान करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद भी वह ऐसा बयान देते रहे। केवल संसद की सदस्यता बचाने के लिए दोष सिद्धि पर प्रतिबंध लगाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा की डबल बेंच कर रही है। राहुल गांधी को इसी साल 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश न्यूज।